Yes, good evening, everyone. This is Jia Bajaj from Bajaj Coaching Center. And today we are going to discuss Haryana History Part 2. Sorry, 4. हरियाणा हिस्ट्री पार्ट 4 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर किसी का भी प्रीवियस आपका वीडियो मिस हो गया, प्रीवियस क्लास मिस हो गई हो, तो जो हमारा यूट्यूब चैनल है कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड, अगर आप उस पे जाएंगे, कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड पर जाएंगे, तो उसमें हमारा प्लेलिस्ट के अंदर, प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जो हमारा जीके होगा उसमें एक हरियाणा जीके का अलग से प्लेलिस्ट में एक फोल्डर बना होगा। उस हरियाणा जीके में आप जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने डाल रखी हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स भी है, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल ऑफ हरियाणा भी है, डेमोक्रेटिक प्रोफाइल ऑफ हरियाणा भी है, ऑर्नामेंट्स ऑफ हरियाणा भी है, एंड हरियाणा हिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी है, और पार्ट 4 आज हम करने वाले हैं, जिसमें आज हम कंप्लीट कर देंगे कि हरियाणा कैसे बना। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब मुगल्स रूल कर रहे थे, क्योंकि मराठा से पहले मुगल्स के अंडर था हमारा जो हरियाणा था, तो आलमगीर ने कौन सी डेट को दिया था आपका, ये मैंने आपको बताया था। आलमगीर जो कि मुगल रूलर था, 15 अक्टूबर 1754 को आलमगीर ने क्या किया था, कुरुक्षेत्र गिफ्ट कर दिया था। कुरुक्षेत्र किसको गिफ्ट कर दिया था, जल्दी से बताइए। कुरुक्षेत्र मराठास को गिफ्ट कर दिया था। किसको गिफ्ट कर दिया था? मराठास को गिफ्ट कर दिया था। फिर मैंने आपको बताया था कि 1754 के बाद जो कुरुक्षेत्र था वो मराठास के पास रहा। अब महाजी सिंधिया रूलर रहे जो हमारे हरियाणा पर भी रूल कर रहे थे 1789 से 1794 के बीच में, ये भी मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर। फिर दौलत राव सिंधिया आए जो कि 1794 से 1803 तक रहे। फिर क्या हुआ, एक एंग्लो मराठा वॉर चल रहा था, जो हमारा सेकंड एंग्लो मराठा वॉर चल रहा था, जो कि आज मॉर्निंग की क्लास में, हिस्ट्री की क्लास में मैंने आपको बताया भी था, जो कि 1802 से लेकर 1805 तक चला। और उसका कारण क्या था? ट्रीटी ऑफ बसीन। ट्रीटी ऑफ बसीन के कारण हमारा ये जो एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट हुआ था, ये हमारा सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर था। कौन सा था आपका? सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर था, जिसकी शुरुआत हमारी ट्रीटी ऑफ बसीन के साथ हुई थी, जिसमें बाजीराव सेकंड ने, जो कि पेशवास की तरफ से रूलर थे, उन्होंने एंग्लो इंडियंस को एश्योर कर दिया, मतलब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बोला कि आप हमारी हेल्प करिए और मुझे सूरत दिलवा दीजिए, तो बदले में आपको मैं बसीन दे दूंगा, बसीन के लैंड रिवेन्यू के राइट्स आपको मिल जाएंगे। इसी की वजह से हमारा सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर आपका स्टार्ट हुआ, जिसका एंड हुआ सर्जियन विलेज ट्रीटी के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है जो 30 दिसंबर 1803 को साइन हुई। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये सर्जी अंजन ट्रीटी, सर्जी अंजन ट्रीटी आपकी कब हुई थी? 30 दिसंबर 1803 को, जिसमें दौलत राम, क्योंकि उस समय पर दौलत राम सिंधिया के अंडर था हमारा हरियाणा, मराठास के अंडर था, उन्होंने हरियाणा को सीड कर दिया था। सीड करने का मतलब होता है कि ब्रिटिशर्स को सौंप दिया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सरेंडर कर दिया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा को बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना लिया। किसका हिस्सा बना लिया? बंगाल, क्योंकि उस समय पर 3 प्रेसिडेंसी में एडमिन डिवाइड कर रखा था। मतलब 1803 के बाद आपकी 3 प्रेसिडेंसीज बनाई गई थी। पहले सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी इनके पास थी, फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी भी ऐड हो गई थी, तो इसको बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना दिया गया। 1833 में बंगाल प्रेसिडेंसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक पार्ट था बंगाल और एक पार्ट था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, इस तरह से किया गया। अब 1833 में हमारे जो गवर्नर जनरल थे, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, गवर्नर जनरल, जो इंडिया के पहले गवर्नर जनरल भी बने, वो थे विलियम बेंटिक। ये क्वेश्चन बड़ी बार पेपर में आता है। विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक ये हमारे कौन बने? विलियम बेंटिक ये हमारे इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बने 1833 में।
क्योंकि इससे पहले इंडिया का गवर्नर जनरल अलग हुआ करता था और बंगाल का अलग। तो इन्होंने क्या किया कि इंडिया का पहला गवर्नर जनरल किसको अपॉइंट किया? विलियम बेंटिक को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है ये एग्जाम के अंदर कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे। अब क्या हुआ, अब दौर शुरू हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो है हरियाणा जो है किसके पास चला गया? आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया। और 19 आपका जो है 47 तक, जबकि इंडिया आजाद नहीं हुआ, तब तक वो उन्हीं के अंडर ही रहा। अब जरा आगे चलते हैं और जरा बात करते हैं। अब यहाँ से हमारी हिस्ट्री एक टर्न बैक लेगी और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हरियाणा करेंगे, जो कि 18th सेंचुरी से 1947 एडी तक हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। अब क्या हुआ, 1857 की क्रांति हुई। अब 1857 की क्रांति क्यों हुई, क्या कारण था, वो भी जरा बात करते हैं। अब देखो, मैंने अभी अभी आपको बताया कि ब्रिटिशर्स ने हरियाणा को कैप्चर कर लिया था 1803 में। बताया था ना, सरजी अंजन गांव की ट्रीटी के बाद दिसंबर 1803 में ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया था हरियाणा। और फिर क्या हुआ, 1805 से लेकर 1857 तक हमारा हरियाणा ब्रिटिशर्स के अंडर रहा पूरी तरह से। अब 1857 की क्रांति हुई, उस क्रांति का कारण था, पहला कारण था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, 1857 की क्रांति किस कारण हुई? तो पहला कारण था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो कि लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। लॉर्ड डलहौजी जो कि गवर्नर जनरल बने थे 1848 में और 56 तक रहे थे। 1848 में वो गवर्नर जनरल बने थे और 1856 तक वो गवर्नर जनरल रहे थे। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स 1857 की क्रांति का पहला कारण था। दूसरा कारण था 1857 की क्रांति का ग्रीस्ड राइफल। ग्रीस्ड राइफल्स क्या थी? ये अफवाह फैल गई कि जो भी ब्रिटिश सेना के अंडर जो हमारे सैनिक हैं, वो जो काम करते हैं, उनको राइफल को यूज करने से पहले मुंह से छीलना पड़ता था। तो ये अफवाह फैल गई, र्यूमर फैल गया कि उसमें काऊ मीट से ग्रीजिंग कर रखी है। तो ये एक दूसरा कारण था। और तीसरा कारण ये था कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में ये कहा गया था कि कोई भी राज्य अगर जिसका कोई सक्सेसर नहीं है या कोई माल एडमिनिस्ट्रेड वे में चल रहा है, तो उस राज्य को ब्रिटिश सरकार अपने में मिला लेगी। तो इसके तहत सबसे पहले जो हमारा आपका सबसे पहले जिसको आपका एक तरह से मिलाया गया, वो कौन सा था? आपका सूरत, फिर उदयपुर, उदयपुर के बाद हमारा झांसी, झांसी के बाद नागपुर, नागपुर के बाद अवध। ये सारे इस तरह से हड़पे गए। ये था हमारा सीरीज। तो मैंने बच्चों को ऐसे लर्न करा रखा है, जिसको भी लेते गए उसका मुंह सूजता गया। तो सूजना, सूजना बिल्कुल जायज था। ठीक है, तो सबसे पहले सूरत को हड़पा गया, फिर उदयपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर, फिर अवध। फिर जब झांसी का नंबर आया तो झांसी की रानी ने सन को अडॉप्ट कर लिया, लेकिन इन्होंने अडॉप्टेड सन की पेंशन बांधने से भी इनकार कर दिया। अडॉप्टेड सन की पेंशन बांधने से भी क्या कर दिया इन्होंने? इनकार कर दिया। इसी तरह से नाना साहेब जो बाजीराव सेकंड थे, बाजीराव सेकंड जो कि 1803 से पहले रूल कर रहे थे, जिन्होंने ट्रीटी ऑफ बसीन साइन की थी, उनका भी अडॉप्टेड सन था नाना साहेब। तो नाना साहेब को भी 1857 की क्रांति में इसी वजह से आना पड़ा। तो ये भी एक कारण था। तो ये तीन रीजन हमें समझ में आ गए हैं। अब 1857 की क्रांति के लीडर चुना गया किसको? ये भी क्वेश्चन आता है। आपका लीडर चुना गया बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर जो कि हमारे लास्ट मुगल एम्परर थे, उनको इसका लीडर चुना गया। किसका लीडर चुना गया? 1857 की क्रांति का लीडर उनको चुना गया। दिल्ली से वो आपका जो है लीड कर रहे थे। और 10 मई 1857 को ये क्रांति शुरू हो गई और इसकी शुरुआत हुई थी बैरकपुर छावनी से। बैरकपुर छावनी, एक्चुअली बैरकपुर में मंगल पांडे सैनिक थे। तो मंगल पांडे को जब ये पता चला कि आपका जो राइफल्स है उसके ऊपर काऊ मीट से ग्रेजिंग होती है, तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई और मार्च की सुबह, मार्च 1857 की सुबह क्या किया? अपने जनरल को मार दिया और वहीं से इसकी शुरुआत हुई। अप्रैल में मंगल पांडे को एग्जीक्यूट कर दिया गया, फांसी पर लटका दिया गया। शुरुआत तो वहीं से ही हो गई थी, लेकिन सही मायने में 10 मई 1857 को शुरू हुई ये क्रांति।
लेकिन ये सक्सेसफुली चली नहीं, ये कुछ ही एरियाज में सिमट कर रह गई। तो इसको फर्स्ट वॉर ऑफ आपका इंडियन इंडिपेंडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इंडियन इंडिपेंडेंस की ये फर्स्ट वॉर कही जाती है। कौन सी? 1857 की क्रांति। अब 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशर्स डर गए बुरी तरह से। अब ब्रिटिशर्स जब डर गए तो 1858 में उन्होंने एक चार्टर एक्ट पास किया। ब्रिटिशर्स रिमूव्ड हरियाणा फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस से हटा दिया और उसको पंजाब का हिस्सा बना लिया। और 1858 में एक काम उन्होंने और किया, सारी की सारी पावर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से उन्होंने ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी। मतलब अब पहले तो ये था ना कि जो एडमिन डिसीजन थे वो ब्रिटिश क्राउन लेता था, और जो हमारे कमर्शियल डिसीजन थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेती थी। तो 1858 में जब चार्टर एक्ट पास हुआ तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारा का सारा जो जिम्मेदारी थी, जो रूल था, वो किसको सौंप दिया? ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चेंज आया। और गवर्नर जनरलशिप किस में चेंज हो गई? वॉइस रॉयशिप में चेंज हो गई। तो आने वाले समय में सबसे पहले वॉइस रॉय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग बने। कौन बने? लॉर्ड कैनिंग बने। अब लॉर्ड कैनिंग सबसे पहले वॉइस रॉय थे। आते ही उन्होंने ये वजह खत्म की जिस वजह से ये 1857 की क्रांति चल रही थी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आते ही उन्होंने एंड कर दिया। ये क्वेश्चन भी बड़ी बार पेपर में आता है कि फर्स्ट वॉइस रॉय कौन थे, और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो कि लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था, एंड किसने किया था? 1857 में ये गवर्नर जनरल बना दिए गए थे वैसे तो, और 1858 में चार्टर एक्ट पास हुआ था, तो इसको 1857 में ही एंड कर दिया गया। किसको? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां तक क्लियर है? यस एवरीवन। अब जरा आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति के बाद फिर क्या हुआ? 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फॉर्म आउट हुई थी? 1885 में। 1885 में ए ओ हयूम इसके फाउंडर थे। कौन थे इसके फाउंडर? ए ओ हयूम। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है। कह रहे हैं कि जो पहला सेशन हुआ था उसमें 72 रिप्रेजेंटेटिव थे, और जिसका फाउंडेशन रखा था, नींव रखी थी लाला मुरलीधर ने, जो कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहे जाते हैं। जनरली हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को। ये क्वेश्चन बड़ी बार पेपर में आता है। दादा भाई नौरोजी जो कि ग्रेट बिजनेसमैन भी कहे जाते हैं, उनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने एक बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो बहुत बार एग्जाम में आती है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बहुत बार बेटा एग्जाम में आती है। रूल इन इंडिया, ये बिजनेसमैन तो थे ही थे, साथ में एक ऐसे पॉलिटिशियन थे। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स क्या था? ये लगा लीजिए कि उस समय की पार्लियामेंट का नाम था। तो फर्स्ट इंडियन थे दादा भाई नौरोजी, फर्स्ट इंडियन जो कि इसके मेंबर बने थे। किसके? हाउस ऑफ कॉमन थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट मेंबर टू बिकम हाउस ऑफ कॉमन्स वाज दादा भाई नौरोजी, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया का टाइटल भी देते हैं। और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी बड़ी ही फेमस बुक है। यहां तक समझ में आ गया? पहला सेशन जो हुआ था वो हमारा वैसे हुआ था बॉम्बे में। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। अब दूसरा सेशन आपका जो था वो किसने अटेंड किया था? दूसरा सेशन हुआ था कलकत्ता में। सबसे ज्यादा सेशन हमारे कलकत्ता में हुए थे। ठीक है, तो दूसरा सेशन हमारा कलकत्ता में हुआ था, जो दीनदयाल शर्मा ने झज्जर से और बाबू लाल मुकुंद गुप्ता ने रोहतक से अटेंड किया था। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीनदयाल दूसरा सेशन कहां पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। जो आपका दीनदयाल, क्योंकि 85 में बनी तो सेशन शुरू हो गए। पहले में नींव किसने रखी थी? लाला मुरलीधर ने, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहते हैं। फिर आपका दीनदयाल शर्मा झज्जर से और बाबू बाल मुकुंद गुप्ता रोहतक से, इन्होंने अटेंड किया, जो कि 1886 में हुआ था। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इंडियन आपका जो है हिस्ट्री के कंसिडरेशन में आ जाए तो मैं बच्चों को ऐसे लर्न कराती हूँ कि सबसे पहला जो सेशन था वो बॉम्बे में हुआ था, जिसकी चेयरमैनशिप थी
WC बनर्जी, रमेश चंद बनर्जी के पास। दूसरा सेशन कलकत्ता में हुआ था जिसकी चेयरमैनशिप थी दादा भाई नरोजी के पास। किसके पास थी? दादा भाई नरोजी के पास। और तीसरा सेशन हमारा मद्रास में था, जो हमारा तीसरा सेशन था मद्रास में था जिसकी चेयरमैनशिप थी बदरुद्दीन तैयब जी के पास। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि हमारा जो फर्स्ट मुस्लिम कौन थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो लीड किया था, तो बदरुद्दीन तैयब जी, क्योंकि तीसरा सेशन हुआ था। फिर क्या हुआ? बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, और फिर हमारा फिर बॉम्बे में हुआ था सेशन, सॉरी इलाहाबाद में हुआ था। और फिर क्या हुआ था आपका, ये जो हमारा फोर्थ सेशन था, जो नेक्स्ट सेशन जो फोर्थ सेशन था ना हमारा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें ये इंग्लिश पर्सन ने लीड किया था, सर जॉर्ज यूल। किसने किया था आपका? सर जॉर्ज यूल ने किया था। ये अपने आप में बहुत ही आपका जो है इंपॉर्टेंट बात है। ये भी हमारा कहाँ पर हुआ था? आपका बॉम्बे में हुआ था। समझ गए बात को? तो कहने का मतलब है सबसे पहला सेशन किसने लीड किया? एक तो ये याद रखना है WC बनर्जी, रमेश चंद्र बनर्जी। एक ये याद रखना है आप लोगों को कि सबसे पहला मुस्लिम सेशन किसने अटेंड किया था? बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। क्लियर है? और तीसरा किसने किया था? जल्दी से बताइए। आपका जो है तीसरा सेशन किया था आपका बदरुद्दीन तैयब जी, जो मुस्लिम थे, ठीक है। और पहला जो इंग्लिश वाला था वो आपका जो हुआ था वो आपका जॉर्ज यूल ने किया था। ये अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सॉरी, फोर्थ इलाहाबाद में ही हुआ था, मैं सही कह रही थी, इसको ठीक कर लीजिए। फोर्थ हमारा इलाहाबाद में ही हुआ था और फिर बॉम्बे में हुआ था। आई वॉज राइट, इलाहाबाद में ही हुआ था हमारा फोर्थ, जो सर जॉर्ज यूल ने किया था। यहां तक समझ में आ गया? यस एवरीवन, यही बेसिकली आपको याद रखना है, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। अब क्या हुआ? फर्स्ट मीटिंग जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की हरियाणा में हुई थी वो 12 अक्टूबर 1888 में हुई थी। और किसकी प्रेसिडेंटशिप में हुई थी? तुर्बीज खान की प्रेसिडेंटशिप में। क्योंकि सेशंस तो चलते ही रहे, 85 में हुआ, 86 में हुआ, 87 में। जो पहली मीटिंग हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की हरियाणा में, वो हमारी आपकी प्रेसिडेंटशिप ऑफ तुर्बीज खान के अंडर हुई थी। अब क्या हुआ? ब्रिटिशर्स में जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे, कौन गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड कर्जन। ये बात है 1905 की। तो उन्होंने आते ही एक क्या किया? बंगाल का पार्टीशन करा दिया। क्या करा दिया? क्योंकि बंगाल का पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया था, तो उन्होंने एक चाल खेली कि किस बेस पर कराए। तो उन्होंने कहा रिलीजन के बेस पर करा देते हैं ताकि इनमें आपस में ही दरार पड़ जाएगी। तो बंगाल का पार्टीशन लॉर्ड कर्जन ने करवाया 1905 में। अब जब बंगाल का पार्टीशन 1905 में करवाया और वही हुआ जो वो चाहते थे, इसका रिजल्ट क्या हुआ? 1906 में आपका मुस्लिम लीग का बनना। 1906 में मुस्लिम लीग बन गई, मतलब मुस्लिम और हिंदू में दरार आ गई। मुस्लिम लीग के फाउंडर कौन थे? सलीमुल्लाह एंड आगा खान। सलीमुल्लाह एंड आगा खान। अब ये सब हुआ 1905 में। जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आपका स्वदेशी मूवमेंट भी शुरू कर दिया। इसके चलते 1905 में किसके खिलाफ? बंगाल के पार्टीशन के खिलाफ स्वदेशी मूवमेंट शुरू कर दिया। और रविंद्रनाथ टैगोर ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए रक्षाबंधन फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया। ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए था। ये भी 1905 में ऑर्गेनाइज किया रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये भी किसका नतीजा था? बंगाल के पार्टीशन का। फिर इन्होंने इसी चाल को चलते हुए एक फायदा उठाया। क्या फायदा उठाया? 1909 में मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स पास कर दिया। अब मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्या था? मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में क्या था? जो मिंटो थे वो गवर्नर जनरल थे और मोर्ले एक पर्सन का नाम है। इसमें यह कहा गया कि ऑल मुस्लिम्स वर गिवन रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेशन। मुस्लिम्स वर गिवन रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेशन। इन लेजिस्लेशन का मतलब है कानून बनाने में उनको अधिकार दे दिया गया ताकि मुस्लिम ब्रिटिशर्स के फेवर में आ जाए। कह रहे बाल मुकुंद गुप्ता ने, वही बाल मुकुंद गुप्ता जिन्होंने सेकंड सेशन अटेंड किया था हमारे रोहतक से, उन्होंने मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स का विरोध किया थ्रू शिव शंभू के चिट्ठे। ये इनकी बड़ी फेमस बुक है, ये बड़ी बार पेपर में आती है।
शिव शंभू के चिट्ठे किसकी है? ये रोहतक के एक बड़े फेमस राइटर बाल मुकुंद गुप्ता की बुक है। उसके थ्रू इन्होंने इसको अपोज किया, किसको? मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को। यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं और देखते हैं अब क्या हुआ। फिर हमारा जो है ब्रिटिशर्स चाल चलते गए। अब उन्होंने क्या किया, 1919 में रोलर टैक्ट पास कर दिया, क्योंकि 1916 में महात्मा गांधी इंडिया की पॉलिटिक्स में एंटर कर चुके थे। 1894 से लेकर 1915 तक महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में रहे। कहां पर रहे? साउथ अफ्रीका में रहे। अब जब साउथ अफ्रीका में रहे तो साउथ अफ्रीका में बैरिस्टर की प्रैक्टिस कर रहे थे। इसी बीच गोपाल कृष्ण गोखले उनसे मिलने के लिए भी गए थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कहे जाते हैं, ये भी क्वेश्चन बड़ी बार पेपर में आता है। 1908 में गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी से वहां पर मिलने गए, यहाँ की सिचुएशन के बारे में बताया, बुरी सिचुएशन के बारे में। और 1915 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी वापस इंडिया आए। अब जो 9 जनवरी को इंडिया वापस आए तो उनके आने की याद में हम क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस, जिसको एनआरआई डे भी कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर है? अब क्या हुआ, अब महात्मा गांधी ने आते ही 1916 में चंपारण मूवमेंट शुरू कर दिया। फिर क्या किया, सबसे पहला मूवमेंट था ये नील की खेती के विरोध में किया गया, ये इंडिगो रेवोल्यूशन के अगेंस्ट था ये। समझ गए बात को? फिर 1900 आपका जो है 18 में इन्होंने खेड़ा मूवमेंट शुरू कर दिया। अब इस मूवमेंट्स को जब देखा ब्रिटिश सरकार ने तो उन्होंने रोलर एक्ट पास कर दिया। रोलर एक्ट क्या था? नो वकील, नो अपील, नो दलील। कि कोई भी आपका जो है क्या था बेटा? नो वकील, नो अपील, नो अपील एंड नो दलील। समझ गए बात को? ये था हमारा रोलर एक्ट कि किसी भी पर्सन को पकड़ा जा सकता है, वो वकील हायर नहीं कर सकता, वो कोई अपील नहीं कर सकता, कोई दलील नहीं दे सकता। अब इसी रोलर एक्ट में सबसे खास बात हमारी क्या थी कि 21 मार्च 1919 को इसको लागू किया गया था। गांधी जी को पलवल से अरेस्ट किया गया 10 अप्रैल 1919 को, जो कि हरियाणा की ही डिस्ट्रिक्ट है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है इसके साथ। फिर क्या हुआ, 1919 में रोलर एक्ट के खिलाफ लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए 13 अप्रैल 1919 को, जिसके खिलाफ आपका क्या हुआ, जो जनरल डायर ने आपका अमृतसर में इकट्ठे हुए, आपको पता है जलियांवाला बाग में। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोलियां चलवा दी। ये तो आप सभी जानते हैं, वैसाखी का दिन था, जिसको जलियांवाला बाग मैसेक्रे के नाम से जानते हैं, हत्याकांड के नाम से जानते हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे बुजुर्ग मारे गए। अब क्या हुआ, इस घटना से दुखी होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको नाइटहुड का टाइटल दे रखा था ब्रिटिश सरकार ने। एक बहुत बड़ा टाइटल होता है, जैसे हमारा भारत रत्न होता है, तो वो रिटर्न कर दिया। नाइटहुड का टाइटल रविंद्रनाथ टैगोर ने रिटर्न कर दिया ब्रिटिश सरकार को, जलियांवाला बाग से दुखी होकर। अब इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया, असहयोग आंदोलन 1920 में। और इसकी पहली मीटिंग कहाँ रखी? पानीपत में। कहाँ रखी? हालांकि कलकत्ता अधिवेशन से ऐलान किया था। कौन से अधिवेशन से ऐलान किया था? कलकत्ता अधिवेशन में ऐलान किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, 1920 में शुरू हुआ और इसकी पहली मीटिंग पानीपत में हुई। बड़ा ही सक्सेसफुली चल रहा था। लेकिन 1922 में आपका प्रिंस वेल्स इंडिया आ रहे थे और उसके खिलाफ लोगों ने क्या किया, नारे लगाए और चोरा चोरी पुलिस स्टेशन को जला दिया। चोरा चोरी पुलिस स्टेशन को जला दिया। ये फरवरी 1922 की बात है, और जिसमें 7 कांस्टेबल्स जलकर मारे गए। और चोरा चोरी इंसिडेंट से दुखी होकर 1922 में महात्मा गांधी ने ये मूवमेंट वापस ले लिया। ये भी इतना सक्सेसफुली चल नहीं पाया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ, 1923 में एक स्वराज्य पार्टी भी बनाई गई, जो हमारा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर बनाई। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर बनाई।
लेकिन ये पार्टी भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं चल पाई। अब क्या हुआ, 1927 में साइमन कमीशन फॉर्म्ड आउट किया गया। फॉर्म्ड आउट तो हुआ था 1927 में, लेकिन जब ये इंडिया आ रहा था तो इसका विरोध किया गया पूरे देश में। 1928 में ये इंडिया में आ रहा था, बॉम्बे में आया तो इसको काले झंडे दिखाए गए। और क्या किया गया, जब इसको काले झंडे दिखाए गए और इसका विरोध किया गया, क्योंकि इसमें एक भी इंडियन 7 मेंबर्स वर देयर इन द साइमन कमीशन। और ये किस लिए था साइमन कमीशन? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में रिफॉर्म्स के लिए था। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था? रिफॉर्म के लिए था, सुधार के लिए था। और इसमें एक भी इंडियन को शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए इसका विरोध किया गया, काले झंडे दिखाए गए। और इसी विरोध में लाला लाजपत राय को लाठी चार्ज में मार दिया गया 17 नवंबर 1928 को। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में आता है। फिर उसके बाद आपको पता ही होगा कि भगत सिंह ने इसी से दुखी होकर 1929 में लाहौर असेंबली में बॉम्ब भी गिराया था, जो मैं हिस्ट्री की जब डिस्कस करेंगे तो सारा तब मैं बताऊंगी आप लोगों को। फिर क्या हुआ, अब ब्रिटिश सरकार ने एक और कानून पास कर दिया और वो था सोल्ट एक्ट ले आए वो। अब ये सोल्ट एक्ट क्या था? नमक बनाने पर मनाही कर दी गई। अब इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट शुरू कर दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको डांडी मार्च भी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? डांडी मार्च भी कहते हैं। ठीक है, डांडी मार्च भी कहते हैं। डांडी मार्च, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट और सॉल्ट एक्ट एक ही बात है। 1930 में ये पास किया गया। इसमें क्या हुआ, आपका नमक बनाने पर ब्रिटिश सरकार ने मनाही कर रखी थी, लेकिन महात्मा गांधी ने आपका अप्रैल में यात्रा शुरू की। आपका जो है 5 अप्रैल को यात्रा शुरू की। आपका अप्रैल में यात्रा शुरू की, कब? 1930 में। ठीक है, और आपका जो है मार्च में यात्रा शुरू की, मार्च 1930 में यात्रा शुरू की। और अप्रैल 1930 12 अप्रैल 1930 को दांडी के तट पर पहुंचकर आपका क्या किया? नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया। ये यात्रा उन्होंने शुरू की थी साबरमती आश्रम से, और दांडी तट पर जाकर नमक कानून को बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है। किसके बारे में? आपका सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इसकी शुरुआत किसने की थी? सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की आपका जो है महात्मा गांधी ने की थी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की शुरुआत। और ये 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था। 12 मार्च से, वैसे तो ये 5 अप्रैल को सुबह पहुंच गए थे 5:30 बजे, ठीक है, लेकिन 6 अप्रैल को 5:30 बजे नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। एक चीज इसमें और भी है, इन्होंने कितने किलोमीटर का सफर तय किया था? ये भी क्वेश्चन आया हुआ था पेपर के अंदर। इन्होंने 385 किलोमीटर का सफर तय किया था। 385 किलोमीटर का, अगर मील आ जाए तो 239 मील का सफर तय किया था। समझ गए बात को? 385 किलोमीटर का सफर तय किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है, काफी बार ये पूछा गया है। और इनके साथ 78 लोग इनके साथ चल दिए थे महात्मा गांधी के साथ। ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है एग्जाम में। यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। इज इट ओके? 78 लोग इनके साथ चले। 12 मार्च 1930 को ये यात्रा शुरू हुई। 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा गया। 385 किलोमीटर 239 मील की यात्रा तय की। समझ गए? और इसी मूवमेंट के दौरान चौधरी देवीलाल, जो कि हमारे आपके चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और ये हमारे डिप्टी पीएम भी रह चुके हैं, चौधरी देवीलाल, उनको अरेस्ट कर लिया गया सितंबर 1930 में। कौन से मूवमेंट के दौरान? सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के दौरान। यहाँ तक क्लियर है? यस एवरीवन, आई होप यहाँ तक हमें समझ में आ गया होगा। अब क्या हुआ, हमारा इसी बीच वर्ल्ड वॉर हो गया। 1914 से 18 तक चला, जिसमें नेकीराम शर्मा, आपने बहुत बार सुना है, नेकीराम कॉलेज रोहतक में है, अपोज्ड मिलिट्री रिक्रूटमेंट बाय ब्रिटिशर्स, कि भाई ब्रिटिशर्स मिलिट्री रिक्रूट जो कर रहे हैं वो इंडियंस की नहीं हो सकती वर्ल्ड वॉर 1 में, मतलब इंडियन सैनिक उसमें काम नहीं करेंगे। नेकीराम ने इसको अपोज किया था।
मिलिट्री रिक्रूटमेंट बाय ब्रिटिशर्स। फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुआ जो कि 1939 से 45 के बीच में चला। इसमें कंफ्लिक्ट हो गई थी छोटू राम की एंड जिन्ना की फॉर चेंजिंग नेम ऑफ यूनियनिस्ट मिनिस्ट्री एज मुस्लिम लीग। समझ गए? क्योंकि उनको ये लगता था कि मुस्लिम लीग नाम रखने से क्या होगा, दरार पड़ जाएगी विचारों में। तो वर्ल्ड वॉर 2 में आपका छोटू राम और जिन्ना के बीच में मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान के जो पहले पीएम बने थे, आपको पता होगा, समझ गए बात को, पीएम उन्होंने ही बनना था, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना एक बड़ा जाना माना नाम था मुस्लिम लीग से जुड़ा हुआ, तो उनके बीच में कंफ्लिक्ट हो गई। फिर आखिरकार जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो आपका ब्रिटिश सरकार को घुटने टेकने पड़े, आखिरकार वो कैबिनेट मिशन प्लान लेकर आए। ये आया मार्च 1946 में, और उन्होंने ये कह दिया कि आप अपना क्या बना सकते हैं, संविधान बना सकते हैं। और हमारी पहली मीटिंग हुई थी संविधान बनाने के लिए 9 दिसंबर 1946 को, और हमने ये फर्स्ट मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये क्वेश्चन भी बड़ी बार पेपर में आता है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान बनाने के लिए पहली असेंबली 9 दिसंबर 1946 को बैठी थी। लगभग 11 सेशंस के बाद 26 नवंबर 1949 में हमने संविधान को अडॉप्ट कर लिया था। हमने अडॉप्ट किया था, हमने लागू किया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि हमने 1930 में एक नारा दिया था पूर्ण स्वराज का, जो कि हम उस समय पर पूरा नहीं कर पाए थे। 1930 में तो नारा नहीं दिया था, 1930 में मनाने के लिए कहा था। 1929 में आपका क्या हुआ था, लाहौर सेशन में जिसकी चेयरमैनशिप जवाहरलाल नेहरू ने की थी, उसमें ये नारा दिया गया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस का। रावी नदी के किनारे पर आधी रात को झंडा फहराया गया था, आधी रात को झंडा फहराया गया था, और नारा दिया गया था आने वाली 1930 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज के तौर पर मनाएंगे। उसी सपने को पूरा करने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब क्या हुआ, हमारा कैबिनेट मिशन प्लान आया, और इसी बीच हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। ये हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था 18 जुलाई 1947 को। लेकिन ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम आपका 15 अगस्त को छोड़ेंगे इंडिया। क्यों, ऐसा क्यों कहा? पैकिंग करनी थी उनको? नहीं क्योंकि माउंट बेटन, जो कि लास्ट गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड माउंट बेटन ने कहा कि 15 अगस्त का दिन उनके लिए बहुत लकी है, क्योंकि जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसी दिन उनके सामने सरेंडर किया था, तो वो 15 अगस्त को छोड़कर जाएंगे इंडिया को। समझ गए बात को? हालांकि इंडिपेंडेंस एक्ट तो 18 जुलाई को ही पास हो गया था, तो लेकिन उन्होंने लेकिन इंडिया सही मायने में आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। तो लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंट बेटन। और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे? सी रंगा राजन, ठीक है, सॉरी, सी राजगोपालाचारी। ये हमारे लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे, क्योंकि इसके बाद गवर्नर जनरलशिप आपका जो है सिस्टम ही खत्म हो गया, प्राइम मिनिस्टरशिप आ गई। ये बात समझ में आई? तो लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, माउंट बेटन के बाद जो बने थे हमारे। अब क्या हुआ, हरियाणा को 2 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया गया, हिसार में और दिल्ली में। क्लियर है? और क्या हुआ, हरियाणा बिकेम पार्ट ऑफ ईस्टर्न पंजाब, हरियाणा को ईस्टर्न पंजाब का हिस्सा बना दिया गया 1947 में। अब 1948 में इसकी डिमांड शुरू हो गई सेपरेट स्टेट की, 1948 से ही शुरू हो गई थी कि भाई सेपरेट, क्योंकि पहले हम पंजाब का हिस्सा थे। जब इंडिया आजाद हुआ तो 1947 में हरियाणा को ईस्टर्न पंजाब का पार्ट बना दिया गया। डिमांड शुरू हो गई थी आपका सेपरेट स्टेट की 1948 में। फिर एक सचर फॉर्मूला आया 1949 में। अब ये सचर फॉर्मूला क्या था? ये भीमसेन सचर के नाम पर है। भीमसेन सचर कौन थे? तो ये भी हमें पता होना चाहिए। भीमसेन सचर, राइट डाउन, भीमसेन सचर ये हमारे सीएम थे पंजाब के, ठीक है ना, फॉर्मर सीएम ऑफ पंजाब। उस समय पर ये सीएम थे।
तो आपका 1 अक्टूबर 1949 को इन्होंने स्वचर फॉर्मूला दिया, 1 अक्टूबर 1949 को। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सचर फॉर्मूला क्या था? सचर फॉर्मूला ये था कि 2 रीजन में बांट देना, हिंदी एरिया और पंजाबी एरिया, इनका ये फॉर्मूला था। समझ गए बात को कि भाई पंजाब को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, हिंदी एरिया एंड पंजाबी एरिया। फिर क्या हुआ, लेकिन बात नहीं बनी, यहां पर भी नहीं बनी। तो फिर क्या हुआ, फजल अली कमीशन आया। ये क्वेश्चन भी बड़ी बार पेपर में आता है। फजल अली कमीशन कब आया? 29 दिसंबर एग्जैक्ट अगर कहें तो 1943 में फजल अली कमीशन आया। ठीक है, 1948 में डिमांड शुरू हो गई थी इसकी, और 1949 में, 1949 मतलब 1949, 1 अक्टूबर 1949 को हमारा क्या आया, सचर फॉर्मूला आया, जिसने हिंदी एरिया और पंजाबी एरिया की डिमांड की। फिर सैयद फजल अली कमीशन आया, जिन्होंने लैंग्वेजेस के बेसिस पर कहा कि इसको बांट लेना चाहिए। फिर क्या हुआ, फिर हमारा लिंग्विस्टिक बेसिस पर डिवीजन कर दिया गया। ठीक है, लैंग्वेजेस के बेसिस पर बांट दिया गया 1956 में। 1956 में जब लैंग्वेजेस के बेसिस पर बांटा गया, तो आपका जो है सबसे पहले लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनने वाला सबसे पहला स्टेट कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था। कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। क्लियर है? आंध्र प्रदेश को तो 1953 में ही अलग कर लिया गया था, फिर 1956 में सारी स्टेट्स को अलग किया गया। फिर क्या हुआ, 1960 में एक तारा सिंह नाम का बंदा था जो पंजाबी सूबा का था। 1960 में कौन था? एक तारा सिंह नाम का पर्सन था। ये भी लिखना बड़ा जरूरी है, जो इसमें मेंशन नहीं है। तारा सिंह नाम का एक पर्सन था पंजाबी सूबे से, उसको अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उसने आपका जो है एक तरह से आंदोलन जारी कर दिया, और उसने कहा कि मैं अपने आप को आपका जो है एक तरह से आग के हवाले कर दूंगा। तो तारा सिंह ने 1960 में इसकी अलग से डिमांड की, लेकिन उसको उस समय पर आपका प्रताप सिंह कैरो, प्रताप सिंह सीएम थे, उनके कहने पर उसको अरेस्ट कर लिया गया। फिर ये डिमांड थोड़ी सी ठंडी पड़ गई। फिर क्या हुआ, हुकुम सिंह कमेटी बिठाई गई। कौन सी कमेटी बिठाई गई? हुकुम सिंह कमेटी बिठाई गई। ये कब बैठी? 23 सितंबर 1965 को। ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, समझ गए बात को? इज इट क्लियर? हुकुम सिंह कमेटी 23 सितंबर 1965 को आपका जो है बिठाई गई। इससे पहले आपका एक फतेह सिंह भी आए थे। तारा सिंह के बाद कौन आए थे? फतेह सिंह भी आए थे। ये भी हमें पता होना चाहिए, समझ गए बात को? फतेह सिंह ने भी एक फास्ट रखा था, फास्ट एंड टू डेथ। फतेह सिंह ने आंदोलन रखा था 10 अगस्त 1965 को। समझ गए बात को? तारा सिंह को तो अरेस्ट कर लिया, समझ गए बात को? तारा सिंह के बाद कौन आए? फतेह सिंह। फतेह सिंह के बाद हुकुम सिंह कमेटी बिठाई गई। अब हुकुम सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर क्या हुआ? सीमा आयोग कमेटी बनी। कौन सी कमेटी बनी? सीमा आयोग कमेटी बनी, जिसने अभी हुकुम सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर हुआ था। समझ गए बात को? सीमा आयोग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब रखी? आपका ये 31 मई 1966 को रिपोर्ट आई थी। कब आई थी? 31 मई। हालांकि देखो, हुकुम सिंह कमेटी कब बैठी थी? 23 सितंबर 1965 को ना। और उसी कमीशन कमेटी की रिकमेंडेशन पर क्या हुआ था? सीमा आयोग कमेटी, जिसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट दी थी। ये बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर? यस एवरीवन? ठीक है। अब क्या हुआ, इसी कमीशन के रिकमेंडेशन पर पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास हुआ 1966 में। समझ गए बात को? और ये कौन सा आपका कमीशन की रिकमेंडेशन पर हुआ था? जेसी शाह कमीशन। जेसी शाह कमीशन, जेसी शाह कमीशन, ये भी क्वेश्चन बड़ी बार पेपर में आता है। जेसी शाह कमीशन कब बनाया गया? 23 अप्रैल 1966 को। क्लियर है? 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह कमीशन की रिकमेंडेशन पर आपका पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास हुआ। ठीक है, 18 सितंबर 1966 में ये हुआ, और उसके बाद हमारा फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा हुआ। कोई बता सकता है कि जब हमारा हरियाणा बना था,
अब ये सारी चीजें समझ में आ गई हम लोगों को? ठीक है, कोई ये बता सकता है कि जब हमारा हरियाणा बना था तो हरियाणा कौन से नंबर की स्टेट बना था? इट वॉज द 17th स्टेट ऑफ इंडिया। कौन से नंबर की स्टेट बना था? 17th स्टेट ऑफ इंडिया बना था। तो ये सारी डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ ही हमारा फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा भी कंप्लीट होता है और हमारी हरियाणा की हिस्ट्री भी कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो करेंगे, आपका एक नया टॉपिक करेंगे, वो कुछ भी हो सकता है, वो रिवर मैप भी हो सकता है, वो हमारा रिसर्च सेंटर्स भी हो सकता है, वो हाईवेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन बाय एवरीवन, एंड वीडियो को लाइक करिए। बाय एवरीवन।